देखिए हायर परचेज सिस्टम में किराया क्रय पद्धति में क्वेश्चन है कि एक देनदार को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। एक देनदार को दी गई नगद छूट क्रेडिट की जानी चाहिए। एक देनदार को दी गई नगद छूट कहाँ क्रेडिट की जानी चाहिए? अगर डेटर को कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो डेटर को यदि कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो कहाँ क्रेडिट किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है छूट खाते में डिस्काउंट अकाउंट में, ग्राहक खाते में कस्टमर अकाउंट में, विक्रय खाते में सेल्स अकाउंट में, क्रय खाते में परचेज अकाउंट में। तो देखिए एक ग्राहक को दी गई नगद छूट कहाँ भी क्रेडिट की जानी चाहिए। यदि एंट्री आपको पता है तो तुरंत आंसर पता लग जाए। ग्राहक को जब नगद छूट दी जाती है तो एंट्री बनेगी, भाई कस्टमर को अगर छूट देंगे तो कैश कस्टमर को छूट देंगे, इसका मतलब उससे कैश मिल रहा तभी तो छूट देंगे। तो जब कस्टमर को छूट देंगे तो उससे कैश मिल रहा तभी छूट देंगे। कस्टमर से अगर कैश मिलता है तो कैश हमारे पास आएगा। कस्टमर से यदि कैश मिलता है तो कैश हमारे पास आएगा और आने वाले को रियल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट करते हैं। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट। अगर हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? कस्टमर को अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा और किसी भी प्रकार की एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट करते हैं। डिस्काउंट एक्सपेंस हो जाएगा, इस वजह से डिस्काउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैश किससे मिल रहा? कैश कस्टमर से मिल रहा। तो जब कैश कस्टमर से मिल रहा है, कस्टमर को ही कहते हैं डेटर। एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आंसर आप लोग के सामने है कि एक ग्राहक को एक देनदार को दी गई नगद छूट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। कहाँ क्रेडिट किया जाना चाहिए? अगर हम डेटर को नगद छूट देते हैं तो कहाँ क्रेडिट किया जाना चाहिए? डेटर को अगर नगद छूट देते हैं तो कहाँ क्रेडिट किया जाना चाहिए? डेटर अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए। यदि डेटर को नगद छूट देते हैं तो डेटर से अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए। डेटर को ही क्या कहते हैं? डेटर को ही कहते हैं ग्राहक। तो डेटर को ही ग्राहक कहते हैं, इसका मतलब ऑप्शन भी सही है। डेटर को कस्टमर कहते हैं, कस्टमर ही ग्राहक है। तो एक देनदार को दी गई नगद छूट को क्रेडिट किया जाना चाहिए, कहाँ? डेटर अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए, ग्राहक खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए। मतलब ये एंट्री अगर क्लियर है तो आसानी से इसका ऑप्शन क्लियर है कि भाई यदि कस्टमर से हमें कैश मिल रहा तभी तो हम छूट दे रहे हैं। तो कस्टमर से जब कैश मिलेगा कैश आएगा, इसलिए कैश को डेबिट कर दिए और डिस्काउंट यहाँ पे हम दे रहे हैं। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट करते हैं, इस वजह से डिस्काउंट को डेबिट कर दिए और यहाँ पे डेटर क्या कर रहा? दे रहा। तो डेटर देने वाला कैसे, इस वजह से डेटर को क्रेडिट कर दिया। तो एक देनदार को दी गई नगद छूट को क्रेडिट किया जाना चाहिए ग्राहक खाते में, डेटर अकाउंट में। ऑप्शन बी सही है। अगला, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर राहतिये के मूल्य की गणना के लिए किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर राहतिये के मूल्य की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाएगा? मतलब हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत कास्ट इक्विवेलेंट पर स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए? तो देखिए स्टॉक की वैल्यूएशन की ध्यान दीजिए बात की है। विक्रय मूल्य माइनस परिवर्तनशील लागत, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट ये स्टॉक का फार्मूला होता ही नहीं। सेलिंग कास्ट माइनस वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू आता है कंट्रीब्यूशन। ये स्टॉक का फार्मूला होता ही नहीं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी स्टॉक का फार्मूला नहीं होता, ये तो इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, ब्याज कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। अगला, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू आता है सुपर प्रॉफिट। वास्तविक औसत लाभ में से जब सामान्य लाभ माइनस कर देते हैं तो यह आ जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का यूज कहाँ होता है? गुडविल के कैलकुलेशन में होता है। तो ये ऑप्शन नहीं है। इंटरेस्ट का फार्मूला कहाँ यूज होता है? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में यूज होता है। इसका मतलब स्टॉक
कास्ट से रिलेटेड, ये भी ऑप्शन नहीं है। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट, विक्रय मूल्य में से परिवर्तनशील लागत माइनस करते कंट्रीब्यूशन आता है, ये भी स्टॉक का फार्मूला नहीं है। बचा आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस और मल्टीप्लाई कैश प्राइस। आदत किस्त डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई नगद मूल्य। मतलब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहती के मूल्य की गणना अगर हम करते हैं, स्टॉकीय मूल्य की गणना करते हैं, तो स्टॉकीय मूल्य की गणना का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कैश प्राइस। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इसके बाद देखिए इस दोनों थियरी के लिए थोड़ा सा थियरी रिवाइज करेंगे, इन दोनों क्वेश्चनों के लिए थियरी रिवाइज करेंगे। हायर परचेज सिस्टम होता क्या है, किराया क्रय पद्धति होता क्या है। किराया क्रय पद्धति एक उधार क्रय पद्धति होती है। किराया क्रय पद्धति एक उधार क्रय पद्धति होती है जिसके अंतर्गत मूल्य का भुगतान किस्तों में किया जाता है। जब तक क्रेता अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता तब तक वह संपत्ति का स्वामी नहीं माना जाता, लेकिन अंतिम किस्त का भुगतान करते ही क्रेता संपत्ति का स्वामी बन जाता है। क्रेता जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है तब तक मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी होती है, रिपेयर की जिम्मेदारी। क्रेता जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है तब तक मरम्मत की जिम्मेदारी विक्रेता की होती है, क्रेता की नहीं होती। क्रेता जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है तब तक न तो संपत्ति को बेच सकता है, न संपत्ति को गिरवी रख सकता है, न ही संपत्ति को नष्ट कर सकता है। ये हायर परचेज सिस्टम की थियरी है। तब जो थियरी बताए हैं इसी में आंसर छिपा हुआ है इन दोनों क्वेश्चनों का। देखिए किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान से पहले क्रेता क्या कर सकता है, उचित ढंग से संपत्ति का उपयोग कर सकता है, बेच सकता है, नष्ट कर सकता है, गिरवी रख सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा। अभी भी थियरी में बताए कि किराया क्रय पद्धति में जब तक क्रेता अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है तब तक न तो संपत्ति को बेच सकता है, न नष्ट कर सकता है, न गिरवी रख सकता है। मतलब केवल संपत्ति को उचित ढंग से उपयोग कर सकता है। ऑप्शन ए सही है। अगला, वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता है। वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता है। सेल्स एक्ट वस्तु विक्रय अधिनियम को कहते हैं सेल्स एक्ट। वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता, किस पे लागू नहीं होता? नगद क्रय पद्धति। नगद क्रय पद्धति मतलब कैश परचेज सिस्टम, उधार क्रय पद्धति, किराया क्रय पद्धति, किस्त भुगतान पद्धति। देखिए वस्तु विक्रय अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम नगद क्रय पद्धति पे भी लगता है। नगद और उधार माल बेचने और खरीदने के लिए जो विक्रय अधिनियम बनाया गया उस विक्रय अधिनियम को कहा जाता है वस्तु विक्रय अधिनियम। तो वस्तु विक्रय अधिनियम नगद क्रय पद्धति पे लगता है, उधार क्रय पद्धति पे भी लगता है और किस्त भुगतान पद्धति में भी लगता है। किस्त भुगतान पद्धति को ही कहते हैं उधार क्रय पद्धति। तो वस्तु विक्रय अधिनियम नगद क्रय पद्धति के, उधार क्रय पद्धति की, किस्त भुगतान पद्धति पे लगता है। लेकिन किराया क्रय पद्धति में वस्तु विक्रय अधिनियम नहीं लगता है। सेल्फ हायर परचेज सिस्टम में नहीं लगता है। ऑप्शन सी सही होगा। पांचवा आंसर तो आप लोग अपने से देंगे। किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना का आधार होता है। हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का बेस होता है। किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना का आधार क्या होता है? रोकड़ मूल्य होता है, किराया क्रय मूल्य, बाजार मूल्य या अवशेष मूल्य। क्या होता है? रोकड़ मूल्य होता है। किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना का आधार रोकड़ मूल्य होता है। हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करते हैं तो कैश प्राइस पे करते हैं। ऑप्शन ए सही है।